सही है। ज़मीर रज़ा साहब, किसका नाम चल रहा है इस्लामाबाद में ज़्यादा? जलील अब्बास जिलानी भी हैं, हाफिज़ शेख साहब भी हैं, तसद्दुक़ जिलानी साहब का भी नाम चल रहा था, और कई लोगों ने तो खबरें इस तरह से चलाई हैं कि जैसे जलील अब्बास जिलानी साहब तो फाइनल हो गए हैं, लेकिन अनाउंस नहीं हुए। ज़ाहिर है जब तक अनाउंस नहीं होते तो किसका नाम, कौन फेवरेट है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया सर, लेकिन पिछले कई दिनों से जो इस वक्त इस पर बड़े मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हफीज़ शेख साहब का ऐसा एक नाम है जो सबसे पहले शुरू से आया और अब तक जो चल रहा है। अब आज जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से खबर चल गई जो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए हैं, और जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे और कहा यह जा रहा था कि वो अभी भी उधर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे उनकी कोई मुलाकात होनी है। अब बड़ी दिलचस्प बात है, मगर उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से क्यों नहीं है? ये जाहिरी बात है, वो इंटरव्यू कर रहे होंगे कि जनाब कौन, आप कितने सूट करेंगे हमें, जिस तरह आमिर ने अभी बोला कि बिल्कुल सही है कि जी आप हमें हमारा हिस्सा देंगे, जो फ्यूचर कैबिनेट बनेगी तो फिर तो बात करेंगे। और शाहिद खान अब्बासी साहब का भी नाम चला था वैसे, वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो आज अपने पैरों पर कुल्हाड़ी बहुत जोर से मारी है, जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो उन्होंने कहा, जो आपने अभी हो सकता है हर तरफ से मायूस होने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी हो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल में शायद वो इतने इंटरेस्टेड भी नहीं थे, क्योंकि उनसे जब निजी महफिलों में लोगों की मुलाकातें हुई, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं जो है ये भार नहीं उठा सकता, और उसकी बड़ी वजह जो है उन्होंने यही बताई थी कि खासतौर पर जब CCI की बाद मीटिंग के बाद नोटिफाई कर दिया गया डिजिटल सेंसस, और उसके बाद फिर वो डीलिमिटेशंस का मामला 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, जिस तरह आमिर ने कहा है, तो वहां पे तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी हुई है ना। अब देखिए, शाहिद खान अब्बासी साहब अगर बोलेंगे कि मौजूदा पार्लियामेंट को पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट उन्होंने आज करार दिया, और उन्होंने कहा शुक्र है कि इससे हमें आज निजात मिल रही है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने भी इतनी कोई खास ढोल नहीं बजाया। उन्होंने यही कहा कि जी हम जब आए तो हमें अंदाज़ा तो था कि हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। जिस तरह पर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि खंडर जो हैं वो अभी भी खंडर ही हैं, उस पर कोई हम नई इमारत तामीर नहीं कर सके जी। ये चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन कारकर्दगी पे तो हम बात करते हैं। नया जो है ना सबसे बड़ा इशू, अब वो जो आमिर ने भी बात की कि राजा रियाज साहब की मसरूफियत, ये समझ में नहीं आती कि राजा रियाज साहब बोले कि मैं आज मसरूफ हूं तो इसलिए आज वजीर आजम से मशावरत नहीं करूंगा, कल करूंगा। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं से कुछ और सिग्नल्स आ रहे हैं और उनको मतलब कोई और नाम पेश किए जा रहे हैं, फिर इस तरह की खबर या उनको बताया गया या बाकायदा तौर पर या राजा रियाज साहब को यही बताया गया कि आज आप मसरूफ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल अगस्त के आपने हवाला दिया है। अच्छा ज़मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बड़े लोग जिस तरह से हम लोग अब बैठ के सियासत को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी सियासत के अंदर तहरीक इंसाफ के बगैर हमें ये इनकम्प्लीट महसूस होती है, लेकिन एक मवाजना पेश किया जा रहा है कि 9 मई और 5 अगस्त दोनों के हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। आपको लगता है कि हिमायत खत्म हो गई है या फिर हिमायत इस वक्त खामोश है? देखिए, मेरा साथी ख्याल है कि चीज़ें चलेंगी, जो अदालती मामलात हैं वो चलते रहेंगे, केसेस चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जलील अब्बास जिलानी जैसे बंदे का अगर नाम आ रहा है तो वो हाई हैंडेडनेस नहीं होगी, एक बहुत मेरा ख्याल में एक स्मूथ सेलिंग होगी, और जो एजेंडे पे जो चीज़ें हैं, जो बहुत सारे काम जो इनके सुपुर्द किए गए हैं, जो छोड़ के जिनके फीते तो इन्होंने काट दिए लेकिन उनको पाए तकमील तक पहुंचाना है, तो मेरा ख्याल है कि वो उसके लिए राना साहब भी बात कर रहे हैं, और ये इस्लामाबाद में भी पावर कॉरिडोर्स में बात हो रही है कि 2 साल ऐसे ही चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, और वैसे ही आज से नहीं, मैं तो 30-31 साल से जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस जर्नलिज्म का, यही सुन रहे हैं कि जी अब ये आएगा सिस्टम, ये रिफॉर्म्स होंगे, ये प्रोजेक्ट्स जो है इनको कंप्लीट करना है, तो ये भी एक कोशिश कर लें। फिर जिस तरह भी इन्होंने बात की जहांगीर खान तरीन वाली, तो पहले भी एक एडवेंचर हुआ था, उसके बाद उसको मिस एडवेंचर डिक्लेयर किया गया, फिर दोबारा उसको कहा कि जी ये एडवेंचर है, फिर दोबारा मिस एडवेंचर। तो अब ये जो नई 2 पार्टियां आ रही हैं, इनको ये भी एक एडवेंचर है, देखते हैं कि ये कितनी देर तक जो है ये कामयाब एडवेंचर है, और फिर बाद में जो बनाते हैं वो बाद में खुद ही कहते हैं कि दैट वाज अ मिस एडवेंचर। तो ये चीजें चलेंगी, लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस तरह भी बात की कि आइन के हवाले से कि जी आइन फिर क्या करेगा कि अगर आपका एक अपर हाउस कंप्लीट नहीं है, जिस तरह पिछले ट्रांसमिशन में आमिर ने भी पॉइंट आउट किया कि इसका मतलब है कि आधी फेडरेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आधी अपर हाउस में आधी फेडरेशन की, तो फिर किस तरह आइनी मामला कैसे चलेंगे?
चलेंगे। लेकिन आईनी मामला हमने देखे पिछले कितने अरसे से, आइन को तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई उसको घास तक नहीं डाल रहा। मैं तो ये बोलूंगा कि आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेट्स तक दे देती है, उसके बाद आइन जो है आइन वो आइन शिकनी भी हुई है, तो उससे क्या फर्क पड़ गया किसी को? जिसको आइन शिकन कहते थे, आर्टिकल 6 चलाते थे, किसी के कभी आज तक लागू हुआ? किसी के ऊपर उसके मुताबिक कार्रवाई हुई? तो वो भी अभी भी आइंदा भी ऐसे चलता रहेगा, चलेगा। लेकिन बात यह है कि क्या वाकई हम ये सारे गोल्स रियलाइज कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? बी इट केयर टेकर सेटअप एक बंदे का नहीं होता। मैंने पहले भी बोला था कि कैबिनेट आएगी, उसमें हर एक को उनकी एक जो है वो मिलेंगी, असाइनमेंट्स मिलेंगी, वो किस तरह उस पर डिलीवर करेंगे ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। एक शख्स, ठीक है, वो जिस तरह पहले हफीज शेख की बात हो रही थी कि जी 1 and 2 कि एक सियासतदान भी है, एक टेक्नोक्रेट भी है, वो फाइनेंस का उनका बहुत एक्सपीरियंस है। वो मालिक साहब ने पहले भी बता दिया था कि जितना उनका एक्सपीरियंस है, जितना उसका हमें फायदा हो चुका हुआ है, ठीक है, दोबारा भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। वो अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं तो उनको शायद फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे, क्योंकि उनको उम्मीदें आसें तो बहुत थी और उनकी एक दरीना ख्वाहिश थी कि वैसे तो वो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते तो केयर टेकर तो बने। फिर उनकी एक और ख्वाहिश भी थी कि वो सेनेट में आए और फिर चेयरमैन सेनेट भी बने, लेकिन अब पता नहीं वो उनकी ख्वाहिश पूरी कब होगी। तो ये चीजें जो है ना, अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि जलील अब्बास जिलानी साहब यकीनन डिप्लोमेसी में बहुत माहिर हैं। वो जिस तरह मोहम्मद मालिक ने भी पहले बताया था कि वो ना सिर्फ दोस्तों से बल्कि दुश्मनों से भी बहुत अच्छी तरह एंगेजमेंट करने का उनका एक्सपीरियंस है, एंगेज कर सकते हैं, तो वो एक एज मिलेगा। और वो जो फाइनेंशियल टीम होगी, जो फाइनेंशियल मैटर्स डील कर रही होगी, वो उसको कंप्लीमेंट करेंगे। और इस तरह बाकी, और फिर ऑन टॉप ऑफ इट, जिसकी अभी तक प्राइम मिनिस्टर बात करते रहे हैं कि जनाब ये सारा क्रेडिट जो है, बहुत उनको हर चीज का क्रेडिट दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो वो भी तो वहां पे मौजूद होंगे। ठीक है, पॉलिटिकल हमारी डिबेट है। बिल्कुल समीर साहब, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास 3 मिनट्स टू ब्रेक है। आमिर साहब, नादरा के हवाले से, जो हम गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर लें। सिर्फ क्विकली ये कि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ राव साहब का एक जुमला कि इन्होंने कहा कि प्लेइंग मैं क्लोजिंग कमेंट देना चाहता हूं। मालिक मैं खबर दे दूं मैंने इजाजत देनी है आप सबसे। मैंने भी जाना, खबर दे लेने दे जरा मुझे क्विकली। क्विकली मैं 1 मिनट में ये बता देता हूँ कि आखिरी घंटों के अंदर जो है नादरा के रूल्स में तब्दीली करके, तो तारिक मलिक साहब को कोई जा चुके हैं तो नादरा का एक चेयरमैन लगना है, तो उन्होंने तब्दीली करके अब जो है हाजिर सर्विस फौजी या सिविल अफसरान को की बतौर तैनाती जो है वो हो सकेगी। और नादरा रूल्स की वैसे जो रिटायरमेंट या इस्तीफा से की शर्त जो थी ना वो हज़फ कर दी गई है। और पहले ये जो थी ना, ये बनने के अहल नहीं थे। अब जो है चेयरमैन नादरा के लिए अखबारात में मज़े की बात की है। और याद रहे कि नादरा का डायरेक्टली ताल्लुक़ इंतखाबात के साथ है, क्योंकि इसके ज़रिए वोटर लिस्टें बननी हैं, नए वोटर बनने हैं, तस्दीक उनकी होनी है, तो इसलिए शक मज़ीद पड़ जाता है कि ये 6 महीने पहले जो है ना ये इश्तिहार दिया, 6 जुलाई को इश्तिहार दिया गया और ये वही पुराने असूलों पर दिया गया, एकदम से अब ये चेंज कर दिया। अब इसके मुताबिक एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के रिटायर्ड या फौजी अफसर दरख्वास्त देने के अहल हैं, और ग्रेड 21 के वफाकी या सूबाई रिटायर्ड सिविल अफसरान भी अप्लाई कर सकते हैं।